नमस्कार बच्चों। कक्षा 11 के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं पाठ नंबर 10 आत्मा का ताप। सैयद हैदर रज़ा द्वारा लिखा गया यह पाठ हमने इससे पूर्व सैयद हैदर रज़ा के जीवन के बारे में जाना और उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों का भी समाधान हमने पिछली वीडियो में किया। आज हम इस वीडियो में आत्मा का ताप नामक यह पाठ पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यह पाठ क्या विशेषताएं लिए हुए है। जी हाँ प्यारे बच्चों, इस पाठ को सैयद हैदर रज़ा ने ज़रूर लिखा, परंतु मूल रूप में उन्होंने यह पाठ अंग्रेज़ी भाषा में लिखा। इसका हिंदी अनुवाद मधु बी जोशी ने किया। इस प्रकार से हमारे सामने इसका हिंदी रूपांतरण आया है और हम इसको हिंदी के रूप में पढ़ पा रहे हैं। प्यारे बच्चों, यह भी ध्यातव्य है कि यह पाठ एक आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है, जिसमें सैयद हैदर रज़ा ने अपने जीवन के संघर्षों का उल्लेख किया है। उन्होंने अपने जीवन में किन संघर्षों का सामना किया और संघर्षों के बावजूद उन्होंने जीवन में किस प्रकार सफलता की सीढ़ियां चढ़ी। ये प्रसंग सभी छात्र छात्राओं के लिए निश्चित रूप से प्रेरक सिद्ध होगा। इस वीडियो को मैंने चित्रों के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया है। तो चलते हैं पाठ आत्मा का ताप। सर्वप्रथम जो चित्र आप देख रहे हैं बच्चों, यह चित्र है नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट। जी हाँ बच्चों, यह वही स्कूल है जहाँ पर सैयद हैदर रज़ा ने अपनी शिक्षा, विशेष तौर पर कहा जाए तो कला की शिक्षा का आरंभ किया था। प्यारे बच्चों, हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि सैयद हैदर रज़ा की शिक्षा, आरंभिक शिक्षा मंडला ज़िले में और उच्च शिक्षा दमोह के राजकीय विद्यालय में पूरी हुई। 10वीं के बाद उन्होंने नागपुर आर्ट्स कला विद्यालय में प्रवेश लिया और कठिन साधना आरंभ की और लगभग 4 वर्षों तक उन्होंने इस विद्यालय में रहकर कला का प्रशिक्षण लिया और कला की बारीकियों के बारे में जाना और इतनी सक्षमता प्राप्त की कि वे अपने पैरों पर खड़े हो सके। जी हाँ बच्चों, सैयद हैदर रज़ा वास्तव में एक मेधावी छात्र थे, क्योंकि नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट्स में उन्हें 10 विषयों का अध्ययन करना पड़ता था और 10 में से 9 विषयों में विशेष योग्यता, विशेष दक्षता उन्हें प्राप्त होती थी। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि रज़ा काफ़ी परिश्रमी और लगन से अपने कार्य को करते थे। उनके पिता वन अधिकारी थे। कहा जा सकता है कि मंडला में ही उप वन अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। उनके सेवानिवृत्त होने के बाद घर के खर्चे का सारा दायित्व रज़ा के ऊपर आ गया और रज़ा ने अपनी चित्रकला के बूते पर ही वहाँ के स्थानीय गोंदिया स्थित विद्यालय में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी कर ली। लगभग 1 वर्ष तक उन्होंने उस नौकरी को किया, परंतु उनका सपना था जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में
दाखिला लेने का, परंतु आर्थिक समस्या के कारण वो इसमें सफल नहीं हो पा रहे थे। सौभाग्य से मध्य प्रांत की सरकार ने उनकी यह समस्या दूर कर दी और उन्हें जे स्कूल ऑफ आर्ट में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान कर दी। छात्रवृत्ति मिलते ही रजा ने गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल जिसमें वो अध्यापनरत थे वहाँ से तुरंत त्यागपत्र दे दिया और मुंबई के ओर चल पड़े अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। उनका लक्ष्य था जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लेने का, परंतु दुर्भाग्य यह था कि जब तक ये वहाँ पहुँचे तब तक दाखिले बंद हो चुके थे। परिणाम स्वरूप इनसे छात्रवृत्ति वापस ले ली गई और रजा के पास वापस आने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ना बचा, परंतु कोई साधारण व्यक्ति होता तो निश्चित रूप से वापस आ जाता। उसी समय रजा को एक और सुनहरा अवसर प्रदान किया गया। यह सुनहरा अवसर था अकोला में ड्राइंग अध्यापक का सरकारी पद। जी हाँ बच्चों, जे स्कूल ऑफ आर्ट में उनका दाखिला तो ना हो सका, परंतु उसी दौरान अकोला में सरकारी अध्यापक के पद की इनको पेशकश की गई। ये चाहते तो उस पद को ग्रहण करके अपने परिवार का भार हल्का कर सकते थे, परंतु रजा ने यह आसान रास्ता ना चुन करके मुंबई जैसे अनजाने बड़े शहर में रहकर संघर्ष करने का निश्चय किया। और प्यारे बच्चों, उनका यह निश्चय काफ़ी हद तक सही भी साबित हुआ, क्योंकि वे स्वभाव से परिश्रमी तो थे ही, उनका परिश्रम रंग लाने लगा। और आप देख पा रहे हैं इस चित्र को। यह चित्र है बच्चों फिरोज शाह मेहता रोड का। जी हाँ, ये फिरोज शाह मेहता रोड मुंबई स्थित है और इसी जगह पर स्टूडियो है जिसका नाम है एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो। इसी एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में रजा को पहली नौकरी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जी हाँ प्यारे बच्चों, उनको पहली नौकरी प्रदान करने वाले व्यक्ति थे एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो के मालिक जलील साहब। जलील साहब ने उन्हें डिज़ाइनर के तौर पर प्रारंभिक नियुक्ति प्रदान की और उनके साथ में थे उनके मैनेजर हुसैन साहब। दोनों ने जब रजा की कला को देखा और कला के प्रति उनके जुनून को देखा, परिश्रम को देखा, तो वे इनसे प्रभावित हुए बिना न रह सके। प्रातः 10 बजे से 6 बजे तक कठोर साधना करने के बाद मोहन आर्ट्स क्लब भी ये जाते और वहाँ पर कला में कुछ नया सीखने का प्रयास करते। चित्रकला में इनका हाथ और साफ होता चला गया और उनके मालिक जलील साहब भी इनको प्रोत्साहित करते रहे। इनकी मेहनत और लगन को देखते हुए उन्होंने इनकी पदोन्नति भी कर दी। डिज़ाइनर से इन्हें मुख्य डिज़ाइनर का पद प्रदान कर दिया गया, वो भी महज 1 वर्ष के भीतर। तो बच्चों, हम यहाँ ये सीख सकते हैं कि परिश्रम से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं।
इसके बाद हम देख रहे हैं बच्चों, ये है मुंबई स्थित 7 जेकब सर्कल रोड। जी हाँ, ये वही जेकब सर्कल रोड है जहाँ पर आशियाना बना हैदर रज़ा का। आरंभिक आशियाना कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि रज़ा के पास मुंबई जैसे बड़े शहर में रहने के लिए कोई आशियाना, कोई जगह न थी। उनके भाई के परिचित एक टैक्सी ड्राइवर रॉल्फ के यहाँ पर उन्हें यह जगह मिल गई। रॉल्फ की विशेषता यह थी कि वह रात के समय टैक्सी चलाया करते थे और दिन के समय घर पर रहा करते थे, जबकि रज़ा दिन के समय स्टूडियो में काम किया करते थे और रात में ही 9 साढ़े 9 बजे के लगभग अपने घर पहुंचते थे। और तब तक रॉल्फ के सड़क पर आने का समय हो जाया करता था। तो इस प्रकार से एक छोटे से कमरे में रहते हुए दोनों ने अपना गुजारा बड़े आराम से किया। उनका गुजारा चल ही रहा था कि अचानक एक दिन जब रज़ा अपने घर पहुँचे, 7 सर्कल रोड स्थित मकान पर पहुँचे, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि पुलिस खड़ी है। पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि रॉल्फ की टैक्सी में किसी ने चाकू मारकर किसी यात्री सवारी की हत्या कर दी है। सवारी की हत्या का समाचार सुनते ही रज़ा थोड़े घबराए और उन्होंने वहाँ के पुलिस कमिश्नर के पास जाकर के अपनी समस्या रखी और कमिश्नर साहब ने उनके सामने सारी बातें साफ स्पष्ट कर दी। उन्होंने यह भी बता दिया कि आपके ऊपर या आपके मित्र के ऊपर हमारा शक नहीं है, परंतु फिर भी उस समय हुई असुविधा के कारण रज़ा को बहुत अच्छा नहीं लगा और उन्होंने अगली सुबह ही जलील साहब से इस विषय में बात करने का निश्चय किया और उन्होंने जलील साहब से इस विषय में चर्चा की। तो जलील साहब ने उसे अपने यहाँ पर स्थान प्रदान कर दिया। बच्चों, यह है टैक्सी है, ये रॉल्फ की टैक्सी कहे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि रात के समय वो टैक्सी चलाया करते थे और टैक्सी चला करके अपनी आजीविका चलाते थे। परंतु एक दिन उनकी टैक्सी में जो हादसा हो गया, उस हादसे की वजह से रॉल्फ और साथ में रज़ा को भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा, जिस कारण रज़ा ने उनका 7 जेकब सर्कल रोड छोड़ने का निश्चय किया और जलील साहब से इस विषय में बात की। जलील साहब ने भी उनकी मदद की और अपने ही स्टूडियो में एक कमरा दे दिया, जहाँ पर वे काम भी करते और देर रात तक अपनी कला की साधना भी किया करते थे, जिसे जलील साहब देखते थे और कभी कभी तो उन्होंने खुद आकर के उनको सोने की हिदायत भी दी। तो उनके परिश्रमशीलता, लगन, मेहनत को देख करके फिर उन्होंने इन्हें दूसरी जगह स्थान देने का निश्चय किया। जी हाँ बच्चों, यह स्थान था उससे भी अच्छा मकान। यह मकान था उनके चचेरे भाई के 6ठी मंजिले पर दो बेडरूम वाला एक कमरा। रज़ा के लिए यह शानदार अवसर था। अब रज़ा के सामने की सारी दिक्कतें, सारी परेशानियां छंटते चली जा रही थी और रज़ा का रास्ता साफ होता चला जा रहा था। कहते हैं कि जब हम ठान लेते हैं कुछ करने की, तो किस्मत भी हमारा साथ देने लगती है, और यदि हम अपने कार्य के लिए किस्मत को ही दोष देने लगे तो किस्मत फिर हमारा क्या साथ देगी। रज़ा में ऐसा कुछ नहीं था। वे परिश्रमशील थे
और उनकी परिश्रमशीलता उन्हें सफलता दिलाती चली जा रही थी और उनके काम स्वतः बनते चले जा रहे थे, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं। उनके मुंबई जैसे स्थान पर उनको रहने के लिए एक आलीशान स्थान मिल गया। अब रजा ने अपने परिश्रम को और धार देना शुरू कर दिया और वो अपने काम से निवृत्त होकर के सारा समय अपने कक्ष में ही अपनी कला को देने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि बेहद शीघ्र सन 1948 में उन्हें बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक भी मिल गया। जी हाँ बच्चों, यह वह स्वर्ण पदक पाने वाले पहले युवा कलाकार थे। इस प्रकार हमें पता चलता है कि सैयद हैदर रजा बाकी सारे लोगों से कुछ भिन्न थे, क्योंकि इनके मन में कुछ प्राप्त करने का जुनून था, अपने हुनर को और ज़्यादा चमकाने का जज्बा था, और जिसके बलबूते पर ये अपने परिवेश में आने वाले सभी लोगों को प्रभावित कर सके। प्यारे बच्चों, सन 1943 में शुरुआत की इन्होंने चित्रकारी की और चित्रकारी में जो एक प्रदर्शनी आयोजित की गई, आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये प्रदर्शनी का आयोजन था और इस आयोजन में अनेक बड़े बड़े चित्रकारों के चित्र प्रदर्शित किए गए थे। रजा भी चाहते थे कि वे अपने चित्रों को उसमें प्रदर्शित करें और रजा के दो चित्र उस प्रदर्शनी में प्रदर्शित हुए, परंतु रजा वहाँ पर ना जा सके। उनके मन में उत्सुकता थी अपने चित्रों के बारे में। अगले दिन के अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से उन्हें इसके बारे में जानकारी मिली और उन्होंने यह पाया कि अनेक चित्र वहाँ पर प्रदर्शित किए गए थे। कई नवयुवकों के चित्र भी उसमें शामिल थे। यह पता चला उन्हें वहाँ के प्रसिद्ध कला समीक्षक रुडोल्फ वॉन लेडेन के वक्तव्य द्वारा, जो द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था। उसमें उन्होंने रजा की कला की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। प्यारे बच्चों, जब ऐसी विराट प्रदर्शनी में किसी की कला की प्रशंसा की जाती है तो उसके चित्र तो हाथों हाथ बिक जाते हैं। यही कारण था कि रजा के दो प्रदर्शित चित्र 40-40 रुपये में बिक गए। यह 40 रुपये इतने अधिक थे कि रजा महीने भर की कड़ी मेहनत के बाद भी इतने पैसे नहीं कमा पाते थे। तो इस प्रकार उनका रास्ता साफ होता चला गया। उनका लक्ष्य था जे स्कूल ऑफ आर्ट्स का नियमित छात्र बन के कला का अध्ययन करने का, परंतु आर्थिक अभाव को दूर करने के लिए ही वे काम करते चले जा रहे थे और इसमें उनका साथ दिया इन कला समीक्षकों ने। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये वही हैं रुडोल्फ वॉन लेडेन, वही कला समीक्षक जिन्होंने रजा की कला की सर्वप्रथम प्रशंसा की थी, उनका मनोबल बढ़ाया था। इसके बाद रजा उनके संपर्क में रहे और अपनी कला से उन्हें परिचित कराते रहे और रुडोल्फ वॉन लेडेन भी उन्हें मार्गदर्शक के रूप में कला के क्षेत्र में उचित मार्गदर्शन प्रदान करते रहे। इसके अलावा एक और प्रशंसक थे उनके। जी हाँ बच्चों, ये हैं वॉल्टर लैंगहैमर। वॉल्टर लैंगहैमर जर्मन उच्चारण में कुछ बोलते थे और उन्हें रजा की चित्रकला बहुत पसंद आती थी। इतनी पसंद आई कि द टाइम्स ऑफ इंडिया के कला निदेशक
होते हुए भी उन्होंने रज़ा को अपने यहाँ चित्रकारी करने का अवसर प्रदान किया, और न केवल अवसर प्रदान किया बल्कि समय समय पर उन्होंने इनकी कला का मूल्यांकन किया, बारीकी से निरीक्षण किया और मार्गदर्शन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने इनकी कलाओं को, इनके चित्रों को खरीदना भी शुरू कर दिया, जिसके कारण रज़ा का मुंबई में रह करके जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में नियमित छात्र बनने का सपना शीघ्र पूरा हो गया। और बच्चों, इसी के कारण उनको जीवन में बहुत अधिक सफलता प्राप्त हुई। अब हम देखेंगे, इससे पहले हम एक बार पाठ की पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा है। क्या आपको चित्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, और उम्मीद भी करता हूँ अब आप ये चित्र देख करके खुद ही समझ गए होंगे कि यह चित्र नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट का है। और जैसे ही ये चित्र आपके सामने आता है, नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट से जुड़ी हुई सारी घटनाएं, सारी बातें आपके जहन में ताज़ा हो जाती है। और ये है जे स्कूल ऑफ आर्ट का प्रसिद्ध महाविद्यालय, जिसमें दाखिला लेने का सपना लिए रज़ा नागपुर से मुंबई के लिए चले थे, और यहाँ पर उन्हें दाखिला क्यों नहीं मिल सका, ये सब आप पढ़ चुके हैं। और बच्चों, ये है आपका फिरोज़ शाह मेहता रोड। ये वही रोड है जहाँ पर रज़ा को ब्रेक देने वाला एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो था। उसके मालिक जलील साहब थे, और साथ में थे मैनेजर श्री हुसैन, जिन्होंने रज़ा का मनोबल बढ़ाया और इन्हें डिज़ाइनर से पदोन्नति देकर मुख्य डिज़ाइनर भी बनाया। और हम देख रहे हैं ये 7 जेकब रोड, और इस रोड पे घटित घटनाएं भी हमारे जहन में ताज़ा हो जाती है जब हम बात करते हैं यहाँ रहने वाले रॉल्फ की। रॉल्फ वही व्यक्ति है जो रात में टैक्सी चलाता है, और इसकी टैक्सी में एक बार हादसा हो गया था। क्या हादसा हुआ था यह आपको भली भांति ज्ञात है बच्चों। और ये वो आलीशान 6 मंजिला भवन है जहाँ पर रज़ा को रहने के लिए जलील साहब ने आशियाना प्रदान किया था। और बच्चों, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी है, और जहाँ से रज़ा को 1948 में स्वर्ण पदक मिला था। और बच्चों, यह है आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जहाँ पर उन्होंने अपने 2 चित्रों की सर्वप्रथम प्रदर्शनी करवाई थी। या यूँ कहा जा सकता है कि इनके 2 चित्र सर्वप्रथम इसी प्रदर्शनी में शामिल किए गए थे, और उनकी प्रशंसा करने वाले प्रशंसक रहे रूडोल्फ वॉन लेडेन, जिन्होंने इनके चित्रों की बुरी प्रशंसा कर इनके चित्रों को सराहा। और बच्चों, ये है वॉल्टर लैंगहैमर, जिन्होंने जो द टाइम्स ऑफ इंडिया के कला निदेशक थे, और इन्होंने रज़ा के चित्रों को खरीद करके उनको आर्थिक सहायता प्रदान की, जिसके कारण रज़ा जे स्कूल ऑफ आर्ट्स का नियमित छात्र बन सके। अब बच्चों, हम कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। अब मुझे आशा है कि आप सब इन प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। तो पहला प्रश्न है, रज़ा को नौकरी क्यों करनी पड़ी? दूसरा प्रश्न है, उन्होंने गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल से त्यागपत्र क्यों दे दिया? तीसरा प्रश्न है बच्चों, जे स्कूल ऑफ आर्ट में रज़ा का दाखिला क्यों ना हो सका? और चौथा प्रश्न है कि रज़ा ने मुंबई में रहने का निश्चय क्यों किया? और
पांचवा और अंतिम प्रश्न है बच्चों कि रजा का सपना क्या था और वह सपना कैसे पूरा हो सका। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ने ये पाठ अच्छे से समझा होगा और आप सब इन प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होंगे। इसी के साथ प्यारे बच्चों, हम अपनी वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम और आपसे आशा करते हैं कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे ताकि वे लोग भी इस वीडियो की विषय वस्तु से लाभान्वित हो सके। मिलते हैं आत्मा के ताप के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।